तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्व, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। तो राजस्व के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। और तीसरा टॉपिक आज के इस क्लास का रहने वाला है रोल ऑफ द स्टेट इन पब्लिक फाइनेंस। यानी ये जो तीनों टॉपिक है वो पूरा आपका यूनिट 1 से में दिया गया है। यूनिट 1 में ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। 3 टॉपिक है मतलब 3 चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आज के इस क्लास में ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BA 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का क्लास आज से आप सभी का शुरू हो रहा है। काफ़ी कमेंट्स आने के बाद आज से ये क्लास शुरू किया जा रहा है। तो आज का ये मैराथन क्लास होने वाला है क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। 3 चैप्टर पढ़ाना है, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करवाना है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बाकी का क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है राइट द डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें आपको पूछा गया है कि राजस्व की परिभाषा और विषय सामग्री लिखिए। इसमें आपको लिखना है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें सरकार की आय, व्यय, ऋण और वित्तीय प्रशासन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस, इसका कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स का एक खास हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोक वित्त कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सरकार को पैसा कहाँ से आती है, यानी सरकार की आय। सरकार पैसा कहाँ से कमाती है उसको हम क्या कहते हैं, आय। और व्यय का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया है व्यय का। तो इसका मतलब होता है कि कहाँ खर्च करती है सरकार, पैसा कहाँ खर्च करती है उसको हम बोलेंगे व्यय। और कितना कर्ज लेती है उसको हम बोलेंगे ऋण। और पैसे को कैसे संभालती है उसको बोला जाता है वित्तीय प्रशासन। तो इस सब का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसमें, मतलब इसमें डीप में अध्ययन किया जाता है कि सरकार पैसा कहाँ कैसे कमाती है सरकार, और कहाँ खर्च करती है, और कितना कर्ज लेती है, और पैसे को कैसे संभालती है। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है पब्लिक फाइनेंस में। आपको याद रखना है इस बात को। आगे लिखा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि सरकार किस प्रकार जनता से संसाधन एकत्रित करती है और उन्हें जनहित के कार्यों में कैसे उपयोग करती है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ बताया गया है कि लोक वित्त का जो मुख्य लक्ष्य है, तो लोक वित्त का मुख्य लक्ष्य यह समझाना है कि सरकार लोगों से पैसा कैसे लेती है, यानी टैक्स कैसे लेती है, और उस पैसे को जनता के भले के काम के लिए, जैसे कि सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, तो इन सभी चीज़ों में कैसे खर्च करती है वो चीज़ इसमें बताया गया है। आगे लिखा गया है कि लोक वित्त की विषय सामग्री बहुत व्यापक होती है। इसका कहने का मतलब है लोक वित्त का विषय बहुत बड़ा होता है और विस्तृत भी होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। आगे लिखा गया है इसमें सबसे पहला सरकारी आय आती है जिसमें कर तथा गैर कर आय शामिल होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि सरकार पैसा कहाँ से कमाती है। इसमें टैक्स यानी इनकम टैक्स या फिर GST और बिना टैक्स के मिलने वाली आय जैसे कि फीस या फिर जुर्माना, तो ये सभी चीज़ इसमें क्या होता है, शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है टैक्स, और एक होता है बिना टैक्स वाला आय। तो ये सब इसमें शामिल होता है। तो सरकार पैसा कमाती कैसे है ये चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। इसके बाद सरकारी व्यय के बारे में हम पढ़ते हैं। सरकारी व्यय के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सरकार जो पैसा कमाती है उसे कहाँ खर्च करती है, जैसे कि स्कूल बनाने में खर्च की, या फिर अस्पताल चलाने में, या फिर सेना पर खर्च किया गया, या फिर सरकार सड़क बनाने में खर्च किया गया। तो ये सभी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं कि सरकार आखिर पैसा खर्च कहाँ करती है। अब तीसरा यहाँ पे लिखा गया है
तीसरा भाग लोक ऋण है। इसका कहने का मतलब है कि तीसरा भाग आपको पढ़ना है पब्लिक डेब्ट के बारे में। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर सरकार के पास पैसा कम पड़ जाए तो वह क्या करती है कि कर्ज लेती है। यह कर्ज देश के अंदर से या विदेश से लिया जा सकता है और इसका अध्ययन भी लोक वित्त में किया जाता है। अब चौथा भाग आपको इसमें दिया गया था। चौथा भाग में आपको पढ़ना है, यहाँ पे लिखा गया है भाग वित्तीय प्रशासन। इसका क्या मतलब था? इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि सरकार पैसे को कैसे प्लान करती है, यानी बजट कैसे बनाती है, कैसे टैक्स इकट्ठा करती है और खर्च का हिसाब किताब कैसे रखती है, यह सब भी वित्तीय प्रशासन में आता है। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार लोक वित्त केवल आय व्यय का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह सरकार की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त सिर्फ पैसे के आने जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की पूरी आर्थिक गतिविधि यानी पूरी आर्थिक व्यवस्था को समझने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, आय व्यय ऋण और वित्तीय प्रशासन, ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। लोक वित्त न केवल मात्रा में वरन स्वरूप में भी निजी वित्त से भिन्न है। तो ये आपको बताना है कैसे है। तो यहाँ पे लिखा गया है, हाँ मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि लोक वित्त और निजी वित्त दोनों ने केवल आकार का ही नहीं बल्कि उनके स्वरूप और उद्देश्य का भी मौलिक अंतर होता है। इसका कहने का मतलब है कि लेखक इस बात से सहमत है कि लोक वित्त का मतलब होता है कि सरकार का वित्त। तो लोक वित्त और निजी वित्त में सिर्फ पैसे की मात्रा का ही अंतर नहीं है, बल्कि उनके काम करने का तरीका भी और उद्देश्य भी इसका अलग अलग होता है। दोनों का उद्देश्य भी अलग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निजी वित्त की। तो निजी वित्त का संबंध किसी व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था की आय और व्यय से होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं निजी वित्त की, निजी वित्त की जब हम बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि निजी वित्त व्यक्ति या परिवार से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और अपने खर्च को सही तरीके से संभालना है। अब आगे लिखा गया कि इसके विपरीत जब हम बात करेंगे लोक वित्त की, तो लोक वित्त में क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है लोक वित्त। तो इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त सरकार से जुड़ा हुआ होता है। सरकार का लक्ष्य खुद का फायदा नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का भला करना होता है। तो सरकार का लक्ष्य क्या होता है कि पूरे समाज का भला करना है। जबकि अगर हम बात करें निजी वित्त का, तो ये क्या करती है कि ये अपने फायदा देखती है, लेकिन सरकार अपना फायदा नहीं देखती है, बल्कि ये समाज का भला करती है। तो आगे लिखा गया है कि निजी व्यक्ति की आय सीमित होती है और वही उसी के अनुसार अपना व्यय निर्धारित करता है। इसका कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की कमाई सीमित होती है, इसीलिए वह उसी हिसाब से खर्च करता है। लेकिन सरकार के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं, जैसे कि टैक्स लगाना, कर्ज लेना या नई मुद्रा जारी करना, जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकती है। आगे लिखा गया, इसके अलावा निजी वित्त में गोपनीयता और स्वार्थ का महत्व होता है। इसका कहने का मतलब है कि निजी वित्त में क्या होता है कि निजी वित्त में लोग अपने पैसों की जानकारी छिपा करके रखते हैं और अपने फायदा के बारे में सोचते हैं। जबकि सरकार क्या करती है? जबकि सरकार को अपने वित्तीय कामों में पारदर्शिता रखनी होती है और जनता के हित को प्राथमिकता देना पड़ता है। आगे लिखा गया है, स्वरूप की दृष्टि से भी सरकार के निर्णय व्यापक प्रभाव डालते हैं, जबकि निजी निर्णय सीमित दायरे में रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सरकार के फैसले का असर पूरे देश और समाज पर पड़ता है, जबकि एक व्यक्ति के फैसले का असर सिर्फ उसी तक या उसके परिवार तक ही सीमित रहता है। अगर एक व्यक्ति कोई फैसला ले रहा है तो उसका असर क्या होगा कि उस पर पड़ेगा और उसके परिवार पे पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार कुछ फैसला ले रही है तो उसका असर पूरे देश और पूरे समाज पे पड़ता है।
इसीलिए यह स्पष्ट है कि लोक वित्त और निजी वित्त में न केवल परिणाम का अंतर है बल्कि उनकी प्रकृति, उद्देश्य, इन सभी चीज़ों का अंतर होता है इसमें। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक वित्त और निजी वित्त में सिर्फ और सिर्फ पैसा की मात्रा का अंतर नहीं है, बल्कि उनकी प्रकृति यानी उनका नेचर, उनका जो एम है और उनका जो काम करने का जो तरीका है, ये पूरी तरह से अलग अलग होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि लोक वित्त की प्रकृति तथा क्षेत्र का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। डिस्कस क्रिटिकली द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसमें आपको लिखना क्या है, लोक वित्त की प्रकृति सामाजिक और सार्वजनिक होती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है। इसका मतलब है कि लोक वित्त समाज से जुड़ा होता है और इसका मुख्य लक्ष्य सभी लोगों का भला करना होता है, चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हो। यह एक गतिशील और विकासोन्मुख विषय है जो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त स्थिर नहीं होता है बल्कि समय के साथ बदलता रहता है और इसका उद्देश्य देश के विकास को बढ़ाना होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो देश के विकास को बढ़ाना होता है। लोक वित्त में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता बल्कि आर्थिक समानता, विकास और सामाजिक न्याय स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार पैसे कमाने के लिए नहीं होती है बल्कि समाज में बराबरी, विकास और न्याय स्थापित करने के लिए काम करती है। तो इसके क्षेत्र मतलब अगर हम बात करें इसका स्कोप की बात करें तो यह बहुत व्यापक है। इसका मतलब है कि लोक वित्त का जो दायरा है बहुत ही बड़ा और विस्तृत होता है। इसमें यह बताया गया है कि लोक वित्त में कई चीज़ें आती हैं जैसे कि टैक्स लगाना, सरकारी खर्च, कर्ज लेना या फिर बजट बनाना या आर्थिक नीति बनाना। तो ये सभी चीज़ इसमें शामिल होता है। आगे लिखा गया है कि इसके अलावा लोक वित्त देश के विकास, बेरोजगारी कम करने, गरीबी हटाने और अमीर गरीब के बीच अंतर कम करने में भी मदद करती है। लोक वित्त में कुछ समस्याएं भी होती हैं जैसे भ्रष्टाचार, पैसे का गलत उपयोग करना, असमान वितरण करना या राजनीति का दखल देना। तो ये सब कुछ समस्याएं भी इसमें होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देती है या टैक्स सिस्टम सही या निष्पक्ष नहीं होता है। फिर भी अंत में हम ये कह सकते हैं कि इन कमियों के बावजूद भी लोक वित्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह देश के विकास और समाज में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करता है और बेहतर बनाना चाहता है, इसीलिए इसे और बेहतर बनाना चाहिए। यह हमारी मदद करता है, इसीलिए लोक वित्त को और बेहतर बनाना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्यक्ति अपने व्यय का आय के साथ समायोजन करता है जबकि सार्वजनिक संस्था अपनी आय का व्यय के साथ समायोजन करते हैं। व्याख्या कीजिए। तो आय और व्यय के बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। यह कथन निजी वित्त और लोक वित्त के बीच मूलभूत अंतर को स्पष्ट करता है। इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है ये हमें बताता है कि निजी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति हो या फिर परिवार का वित्त हो और लोक वित्त में क्या मुख्य और बुनियादी अंतर है। यानी इसका कहने का मतलब है कि निजी वित्त और लोक वित्त के बीच क्या अंतर होता है, ये वाक्य हमें यही बताता है। तो एक सामान्य व्यक्ति या परिवार के पास आय के सीमित स्रोत होते हैं, इसीलिए वो अपनी आय का आकलन करता है और फिर उसी के अनुसार अपने खर्चों को नियंत्रित करता है। इसका कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति या परिवार की कमाई सीमित होती है, इसीलिए वो पहले देखता है कि उसके पास कितना पैसा है और फिर वो क्या करता है कि उसी हिसाब से अपने खर्च को तय करता है। अगर किसी व्यक्ति की आय कम हो जाए तो वह अपने खर्च को कम कर देता है ताकि वो अपनी बजट में रह सके। और सरकार का तरीका क्या है कि सरकार का तरीका व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। वो अलग तरीके से सोचती है और अलग तरीके से निर्णय लेती है। सरकार का लक्ष्य जनता का भला करना होता है, इसीलिए वो पहले क्या करती है कि तय करती है कि किन किन क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च करना जरूरी है।
यानी वो पहले तय करती है कि शिक्षा में हमें कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य में कितना खर्च करना है और सुरक्षा में हमें कितना पैसा खर्च करना है। जब सरकार खर्च तय कर लेती है तो वह उस खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स लगाती है, कर्ज लेती है या अन्य तरीके से भी पैसा जुटाती है। तो सरकार पहले खर्च तय करती है, फिर उसी के अनुसार अपनी आय को भी बढ़ाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार की आय कम और खर्च ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि इसे हम कहते हैं घाटा कहते हैं। इसी से क्या हुआ, घाटा हो गया। लेकिन इसके बावजूद सरकार विकास के काम बंद नहीं करती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यह कथन सही है और यह सरकार के वित्तीय काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझाता भी है। आई होप कि ये पूरा आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्सुला हिक्स के कथन अर्थशास्त्र के सामान्य अध्ययन का एक भाग होने के नाते सार्वजनिक वित्त में एक वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों ही विशेषताएं मौजूद है, लेकिन इन दोनों की कला की कार्यविधि के क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उर्सुला हिक्स के। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि इनके अनुसार लोक वित्त में दो प्रकार के पहलू होते हैं। एक पहलू ये बताते हैं, क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं कि एक जो वास्तविक स्थिति बताता है यानी पॉजिटिव, और दूसरा ये बताते हैं कि आदर्श स्थिति बताता है यानी नॉर्मेटिव। तो एक सकारात्मक बताते हैं और दूसरा मानक यानी नॉर्मेटिव। दो प्रकार के ये लोक वित्त बताते हैं। लोक वित्त के दो पहलू होते हैं। तो ये बताते हैं कि पॉजिटिव पक्ष सिर्फ सच्चाई या तथ्य बताता है, जैसे सरकार कितना टैक्स ले रही है और उस पैसे को किन किन कामों में खर्च कर रही है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है पॉजिटिव। और अगर हम बात करें मानक की यानी नॉर्मेटिव की, अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव पक्ष क्या करता है? ये सलाह देता है सरकार को कि कैसे काम करना चाहिए, किस तरह का टैक्स सिस्टम होना चाहिए और पैसे को कहाँ खर्च करना बेहतर होगा। तो इस प्रकार लोक वित्त केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं करता बल्कि आदर्श नीतियों का भी मार्गदर्शन करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त क्या करता है कि सिर्फ ये नहीं बताता है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी बेहतर नीति कैसे बनानी चाहिए, ये भी बताता है। कौन? लोक वित्त ही बताता है। आगे लिखा गया है कि यदि इसके महत्व की बात करें तो यह किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक वित्त किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आर्थिक प्रगति होती है। तो भारत जैसे देशों में लोक वित्त बहुत काम का है, क्योंकि इससे गरीबी कम होती है और नौकरी के अवसर भी बढ़ते हैं और स्कूल और अस्पताल बेहतर भी होता है और समाज में बराबरी भी आता है। तो सरकार के पास अच्छा और मजबूत वित्त नहीं होगा तो वह ठीक से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हर काम के लिए पैसा की ज़रूरत होती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक वित्त बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है और महत्वपूर्ण भी है। इसके बिना देश का विकास संभव नहीं होता है। The study of public finance has assumed increasing significance in recent years. तो आधुनिक युग में लोक वित्त का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि सरकार की तुलना में बहुत विस्तृत हो गई है। सरकार की भूमिका पहले की तुलना में बहुत विस्तृत हो गई है। इसका कहने का मतलब है कि आज के समय में लोक वित्त पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब सरकार पहले की तुलना में ज़्यादा काम करने लगी है और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है। तो पहले सरकार का काम सिर्फ कानून और शांति बनाए रखना ही था, लेकिन अब कई क्षेत्र में, जैसे कि पढ़ाई हो या इलाज हो या फिर उद्योग क्षेत्र हो या फिर खेती बाड़ी हो या नौकरी हो, और लोगों की सुरक्षा का भी काम कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है। आगे लिखा गया है कि वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्या ने सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक बना दिया है। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया के बदलते हालात, अमीर गरीब की दूरी हो या बेरोजगारी या गरीबी जैसी समस्या के कारण सरकार के बीच
में आकर के काम करना जरूरी हो गया है। सरकार को बीच में आकर के काम करना जरूरी हो गया है। तो इन सभी कामों को सही तरीके से करने के लिए पैसा का सही प्रबंधन जरूरी होता है और यही काम लोक वित्त करता है। तो ये सब समस्या का हल करने के लिए पैसा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये सब काम कौन करता है? तो लोक वित्त करता है। तो जब आर्थिक संकट यानी महामारी आ जाती है या नई योजनाएं आती है तो सरकार की आय और खर्च बदलते रहते हैं, इसीलिए लोक वित्त को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में लोक वित्त अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य विषय बन चुका है। Examine the nature and importance of public finance in an underdeveloped economy, यानी अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में लोक वित्त का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसे देशों में गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी की कमी, आर्थिक असमानता जैसी समस्या अधिक होती है। इसका कहने का मतलब है कि जो देश अभी पूरी तरह विकसित नहीं है वहाँ लोक वित्त बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा होता है, बेरोजगारी होते लोग बेरोजगार ज़्यादा होते हैं और पैसे की कमी भी होती है, अमीरी गरीबी के बीच अंतर। तो ये सभी समस्याएं ज़्यादा होती है। कहाँ होती है? तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में, यानी अर्ध विकसित में। जो देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है उसी को हम बोलते हैं अर्ध विकसित। आगे लिखा गया है कि इन समस्याओं, यहाँ पे लिखा गया है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, जो लोक वित्त के माध्यम से संभव होता है। इसका कहने का मतलब है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को आगे आकर काम करना पड़ता है और यह काम लोक वित्त के जरिए किया जाता है। सरकार लोक वित्त के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है और उस देश के विकास के कामों में खर्च करती है, जैसे कि सड़क बनाना है, पुल बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल का सुधार करवाना है या फिर उद्योग को बढ़ाना है। तो इन सभी चीज़ों में सरकार क्या करती है कि पैसा को खर्च करती है। तो अर्ध विकसित देश में लोक वित्त का मुख्य लक्ष्य विकास होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें सरकार का क्या लक्ष्य होता है कि देश को विकसित करे, और यानी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और लोगों का जीवन स्तर को सुधारना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है। ऐसे देशों में लोग ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी ऑलरेडी है, तो वहाँ के लोग टैक्स कहाँ से दे पाएंगे। इसीलिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है या दूसरे देश से मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अंत में यह कह सकते हैं हम कि इन कठिनाइयों के बावजूद लोक वित्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही देश को आगे बढ़ाने और विकसित बनाने में हमारी मदद करता है। तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है डिफाइन पब्लिक फाइनेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्कोप भी हम पढ़ा चुके हैं, डिफाइन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये भी लॉन्ग में हम पढ़ा चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब तीसरा क्वेश्चन है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में भी अभी हम लॉन्ग में पढ़ा चुके हैं, इसको भी शॉर्ट में पूछा जाए तो लॉन्ग में अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि आखिर होता क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, तो आपको शॉर्ट में उतना याद रखने का या दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर होता है, निजी वित्त और लोक वित्त में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। डेवलपिंग इकोनॉमी, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन डेवलपिंग इकोनॉमी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन था और ये आंसर था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चैप्टर फर्स्ट जो था मेजर पेपर 9 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम ये है। और आप देखेंगे कि चैप्टर 2 का नाम तो ये है, लेकिन यूनिट 1 में भी आपको यही टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए। तो यूनिट 1 आपका इस चैप्टर से भी यूनिट 1 का ही टॉपिक कवर किया गया है इसमें भी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व का मूलभूत सिद्धांत क्या है, वास्तविक जीवन में इसकी प्राप्ति में क्या कठिनाइयाँ हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है पब्लिक फाइनेंस का।
तो चलिए हम आपको समझाते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको आपको रीड कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन ही समझाएंगे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो सार्वजनिक वित्त का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो सरकार को टैक्स लेने और पैसा खर्च करने के नियम ऐसा बनाना चाहिए जिससे गरीब, अमीर और सभी लोग को फायदा हो और समाज खुशहाल बने। सरकार को टैक्स कम बोझ वाला रखना चाहिए कि ऐसा न लगे कि टैक्स बहुत ही ज़्यादा है तो लोगों को बोझ लगने लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही कम टैक्स लेना चाहिए लोगों से। जो पैसा इकट्ठा हो उसे ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, जैसे कि शिक्षा में लगाना चाहिए और स्वास्थ्य में लगाना चाहिए। तो ये सिद्धांत अच्छा है, लेकिन इसे असल ज़िंदगी में पूरी तरह लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह तय करना मुश्किल है कि लोगों को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरतें और खुशी अलग अलग होती है। इसीलिए ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो समाज में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं कि गरीब होते हैं। इसीलिए सभी को बराबरी का फ़ायदा देना आसान भी नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि सरकार पर नेताओं या खास लोगों का दबाव होता है, जिससे वो पूरे समाज के बजाय कुछ खास लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा पाती है। तो इसके अलावा अगर हम बोले तो इसके अलावा सरकार के पास पर्याप्त पैसा या साधन नहीं होता या काम करने में भी कमियां होती है, जिससे इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू करना कठिन भी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के पास पैसा और साधन की कमी हो जाती है, तो काम करने में भी क्या हो जाती है कि कमियां काम में भी दिख जाती है इन सभी वजह से ही। तो इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कौन सा सिद्धांत? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्व में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अधिकतम सामाजिक कल्याण की जांच के क्या आधार हैं? तो अब इसका भी कहानी सुनिए कि इसका मतलब है कि सरकार को टैक्स लेने और पैसा खर्च करने के बीच सही संतुलन रखना चाहिए ताकि पूरे समाज को सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो ये जो सिद्धांत है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम था हुग डाल्टन, तो हुग डाल्टन के द्वारा ये दिया गया था ये सिद्धांत। तो ये नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण विचार को प्रस्तुत करते हैं सार्वजनिक वित्त के बारे में। तो इनका कहना है कि जब सरकार द्वारा किए गए खर्च से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ और टैक्स देने से होने वाला अतिरिक्त त्याग बराबर हो जाता है, तब समाज को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हालांकि यह सिद्धांत अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी बताई गई है इसमें। सबसे पहले कमी बताया गया है कि सबसे बड़ा समस्या इसका यह है कि यह पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लोगों को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, क्योंकि यह हर व्यक्ति की सोच और अनुभव पर निर्भर करता है। और दूसरा इसमें बताया गया है कि यह सिद्धांत बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसे पूरी तरह लागू करना कठिन होता है। और तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि यह सिद्धांत यह नहीं बताता है कि समाज में अमीर गरीब का अंतर और राजनीति का प्रभाव कैसे काम करता है। तो यह देखने का तरीका यह है कि सरकार तब तक टैक्स ले और खर्च करे जब तक फायदा या त्याग बराबर न हो जाए। अगर सरकार के खर्च से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो खर्च बढ़ाना चाहिए, और अगर लोगों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है तो टैक्स को कम कर देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगला सवाल है कि राजस्व के अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं क्या है? इसका कहने का मतलब, अब इसका भी कहानी सुनिए। इसका मतलब है कि सरकार को टैक्स लेने या पैसा खर्च करने की योजना ऐसी बनानी चाहिए जिससे पूरे समाज को सबसे ज़्यादा फायदा मिले। और क्या हो, जब सरकार टैक्स लेती है तो लोगों को अपनी आय का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, यानी यह क्या है, यह त्याग है। लेकिन वही पैसा जब सड़क, स्कूल, अस्पताल
इन सभी चीज़ों पर खर्च होता है तो लोगों का फायदा होता है। तो ये सिद्धांत के अनुसार सरकार को तब तक टैक्स लेना और खर्च करना चाहिए जब तक लोगों को मिलने वाला अतिरिक्त जो फ़ायदा होता है, एक्स्ट्रा जो फ़ायदा मिलता है और उनका अतिरिक्त जो त्याग होता है वो बराबर न हो जाए, तब तक क्या करना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए और खर्च करना चाहिए। हालांकि ये जो सिद्धांत है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी बताई गई है। तो सबसे बड़ी कमी है कि यह तय करना मुश्किल है कि लोगों को कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। दूसरा, यहाँ पे बताया गया है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग होती है, लेकिन ये सिद्धांत सभी को एक जैसा मान लेता है, जो कि सही नहीं है। और तीसरा, यहाँ पे बताया गया है कि असल ज़िंदगी में सरकार कई बार राजनीति के कारण फैसले लेती है, न कि सिर्फ आर्थिक नियमों के आधार पर लेती है। तो चौथा, यहाँ पे बताया गया है कि सरकार के पास हमेशा पर्याप्त पैसा या साधन नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि काम करने में दिक्कत हो जाती है, जिससे इस सिद्धांत को लागू करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है कि द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, डिस्कस। तो एक बात तो हम आप सभी को बताना ही भूल गए हैं कि आज का ये क्लास थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए क्वेश्चन आंसर जो है कि हिंदी इंग्लिश में लिख करके लाया गया है। तो अब तक आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे थे वो पूरा क्या था, क्वेश्चन का आंसर हिंदी में था, लेकिन लास्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 आप देखेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर लिख करके लाया गया है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को दिक्कत न हो। तो चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इस कथन का अर्थ है कि सरकार की वित्तीय नीतियाँ तभी सफल मानी जाएगी जब वे समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाएंगे। इसका मतलब है कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ तभी अच्छी मानी जाएगी जब वे लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा दे। सरकार लोगों से टैक्स लेती है, उस पैसे को स्कूल, अस्पताल, सरकार की सुरक्षा, सड़क और सुरक्षा जैसी सुविधाएं पर खर्च भी करती है। अगर इन सेवाओं से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है तो ऐसी व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर घाटा हुआ तो ऐसी व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि सरकार को अपने कामों में सही संतुलन रखना जरूरी होता है। तो अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लेगी तो लोगों पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन अगर सरकार पैसा सही जगह खर्च नहीं होगा तो लोगों को फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे टैक्स कम लगे और खर्च से ज़्यादा फ़ायदा भी मिले। लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह अपनाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि समाज में अमीर लोग होते हैं, गरीब भी, अमीरी गरीबी का अंतर है और राजनीति का असर भी है और साधनों की कमी भी है, जिस वजह से क्या होता है कि फिर भी यह सिद्धांत सरकार को यह सिखाता है कि उसे हमेशा जनता के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वही सरकार वित्त व्यवस्था सबसे अच्छी होगी जो लोगों के अधिकतम भले की सुनिश्चित करेगा, यानी लोगों के भले के लिए काम करेगा, वही सिद्धांत सबसे अच्छा माना जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पूछा गया मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में आपको बताना है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक। अगला है एक्सप्लेन मुस्ग्रेव व्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसमें आपको यहाँ से आंसर लिखना है। यहाँ से इसमें लिखा गया है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिचार्ड मुस्ग्रेव ने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को आधुनिक दृष्टिकोण से समझाया है। इसका कहने का मतलब है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रिचार्ड मुस्ग्रेव। तो रिचार्ड मुस्ग्रेव ने इस सिद्धांत को नए और आधुनिक तरीके से समझाया है। तो उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत किताबों में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे पूरी तरह लागू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुस्ग्रेव के अनुसार सड़क के कार्यों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो ये क्या करते हैं कि सड़क नहीं होगा, सरकार होगा। तो सरकार के काम को 3 मुख्य भाग में बांटा गया है, जो कि यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो सबसे पहला लिखा गया है एलोकेशन फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि संसाधनों का सही उपयोग।
तो सरकार का पहला काम है कि देश के संसाधन जैसे पैसा, भूमि, श्रम, तो इन सभी का सही और प्रभावी उपयोग करे, सही तरीके से इन सभी का उपयोग करे। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि सरकार का दूसरा काम होता है कि देश की आय को इस तरह बांटा जाए कि अमीर गरीब के बीच का अंतर कम हो और सभी को उचित हिस्सा मिल पाए, यानी सभी को बराबरी का हिस्सा मिल पाए। और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि तीसरा काम सरकार का क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव यानी महंगाई या बेरोजगारी को नियंत्रण करके उसे स्थिर बनाए रखना। ये भी किसका काम होता है? सरकार का ही काम होता है। तो ये 3 तरीके का सरकार का काम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया है कि मुशर्रफ का कहना है कि समाज को सबसे ज़्यादा फायदा तभी मिलेगा जब सरकार इन तीनों कामों को सही संतुलन के साथ करेगी। तो उन्होंने यह भी कहा है कि यह जानना मुश्किल है कि लोगों को कितना फायदा या नुकसान हुआ है, इसीलिए इस सिद्धांत का वास्तविक जीवन में उपयोग सीमित है। फिर भी यह सिद्धांत सरकार को नीति बनाने में सही दिशा देता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसका भी आपको कहानी सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ को सीधे मापना आसान नहीं होता है, इसीलिए कुछ ऐसे तरीके यानी टेस्ट बनाए गए हैं जिनसे इसका अंदाजा लगाया जा सके। तो पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका यह है कि सरकार का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए और अधिक लोगों को लाभ दे सके। और दूसरा तरीका क्या है कि समाज में आय का बंटवारा बराबरी से हो ताकि अमीर गरीबों का अंतर कम हो सके। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है कि टैक्स ऐसे लगाया जाए कि जिनकी आय ज़्यादा हो वे ज़्यादा टैक्स दे और जिनकी आय कम है वे कम टैक्स दे। इसका कहने का मतलब है कि जिनका टैक्स ऐसे लगाना चाहिए कि जिनका जो इनकम है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टैक्स देंगे और जिनका कम इनकम है वो उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए ताकि वो कम पैसा दे। और चौथा यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार की नीति देश की तरक्की करे, जैसे रोजगार बढ़ाए और उत्पादन बढ़ाए। तो सरकार की नीतियों से क्या हो? देश की तरक्की हो, रोजगार बढ़े, उत्पादन में बढ़ाव आए। तो इन सभी तरीके से ये समझ जाता है सरकार के फैसले सच में लोगों के भले के लिए है या फिर नहीं है। तो ये सब तरीके से हमें पता चलता है कि सरकार के फैसले सच में लोगों के भले के लिए काम कर रहा है या फिर नहीं। अगला सवाल है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको भी ये क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मिस्टर हिक ऑप्टिमा ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो अब हम ये पढ़ेंगे उर्सुला हिक्स के बारे में। श्रीमती हिक्स ने सार्वजनिक नीति के आदर्श का विचार प्रस्तुत किया है। इसका कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्री जिनका नाम है श्रीमती हिक्स, तो श्रीमती हिक्स ने बताया है कि सरकार की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, जिसे उन्होंने आदर्श नीति कहा है। तो उन्होंने क्या कहा? आदर्श नीति। तो उनका कहना है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे समाज में संतुलन बना रहे और सभी लोगों का भला हो। उन्होंने कहा कि नीति बनाते समय सरकार को 3 मुख्य बातें पर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है संसाधनों का कुशल आवंटन, यानी सरकार को अपने संसाधनों का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है आय का न्यायपूर्ण वितरण, यानी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आय का बंटवारा सही तरीके से हो और अमीर गरीब के बीच का अंतर कम हो। तो सही तरीके से आय का बंटवारा हो। आर्थिक स्थिरता, इसका कहने का मतलब है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना चाहिए, यानी महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो हिक्स का कहना है कि सबसे अच्छी नीति वही है जिसमें इन तीनों बातों का सही संतुलन हो और हर वर्ग के लोगों को फायदा मिल सके। तो उसी नीति को हम क्या कहेंगे कि वो नीति सबसे ज़्यादा अच्छी है जिसमें ये तीनों चीज़ों को नियंत्रण में रखा जाए। What are the limitation of principle of maximum social advantage? अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत उपयोगी होने के बावजूद कई सीमाएं से
घिरा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो सिद्धांत है अच्छा और काम का है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी होती है। तो सबसे पहले बड़ी समस्या इसमें क्या है कि ये इसमें पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लोगों को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ये इसमें पता नहीं चल पाता है। तो क्योंकि यह हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है, इसीलिए पता नहीं चल पाता है। तो दूसरा यहाँ पे कारण दिया गया है कि ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन असल जिंदगी की समस्या और जटिलता को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि सरकार के फैसलों पर कई बार राजनीति और निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता है और हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। लेकिन यह सिद्धांत सभी को एक जैसा मानता है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे चौथा कारण में यही बताया गया है। अब अगला दिया गया है, पांचवा कारण यहाँ पे आपको बताया गया है कि सरकार के पास हमेशा पर्याप्त साधन नहीं होता है और काम करने में भी दिक्कत होता है, जिससे इस सिद्धांत को लागू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सरकार को सही दिशा तो देता है, लेकिन इसे पूरी तरह असल ज़िंदगी में लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लागू करना आसान नहीं होता है। तो चैप्टर 2 से जितना भी क्वेश्चन था यूनिट 1 में पूछा गया वो पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मैकेनिज्म, व्हाट आर मार्केट फेल्योर, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको यहीं पर ध्यान से पढ़ लेना है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो बाजार तंत्र से क्या तात्पर्य है, बाजार विफलताएं क्या है, ये आपको स्पष्ट रूप से बताना है। तो इसमें आपको ये लिखना है, बाजार तंत्र जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्केट मैकेनिज्म, तो इससे तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण का निर्णय मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतः होता है। इसका कहने का मतलब है कि बाजार तंत्र का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां चीज़ों का कितना बनाना है, किसे देना है और कीमत क्या होगी, यह सब अपने आप तय हो जाता है। तो ये जो निर्णय है, यह निर्णय मांग और आपूर्ति से तय होता है। यहाँ पे जो निर्णय मांग यानी इसका कहने का मतलब है कि लोग कितना खरीदना चाहते हैं और कितना माल उपलब्ध है। आपूर्ति का मतलब है कि कितना माल उपलब्ध है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मोबाइल की कंपनी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इससे क्या होगा कि कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है, तो इससे क्या होगा कि कीमत कम हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है और मार्केट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है। तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और उपभोक्ता तथा उत्पादक अपने अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में सरकार ज़्यादा दखल नहीं देती है, लोग खुद फैसले लेते हैं। ग्राहक, जिनको इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है, तो ग्राहक क्या खरीदता है या उत्पादक क्या बनाता है, ये सभी चीज़ पे सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब लोग किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो व्यापारी उस चीज़ को ज़्यादा बनाते भी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि त्योहार के समय मिठाई की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए मिठाई महंगी भी हो जाती है। तो हलवाई क्या करते हैं कि हलवाई ज़्यादा मात्रा में मिठाई बनाते भी हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाया जाएगा। आगे आपको लिखना है कि लेकिन कई बार बाजार तंत्र पूरी तरह से सही परिणाम नहीं देते हैं, इसे ही बाजार विफलता कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि बाजार सही काम नहीं कर पाती है। जब बाजार सही तरीके से काम नहीं करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मार्केट फेलियर यानी बाजार विफलता। बाजार विफलता तब होती है जब संसाधनों का उचित वितरण नहीं हो पाता है और समाज के कल्याण में कमी आती है। इसका कहने का मतलब है कि जब चीज़ें सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है या गलत तरीके से बांटी जाती है, तो उससे क्या होगा कि समाज को नुकसान होता है।
तो इसके कुछ प्रमुख कारण भी यहाँ पे दिया गया है। तो बाजार फेल होने के कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तु। इसका कहने का मतलब है जैसे सड़क, पुलिस, तो इनका पैसा सीधे नहीं लिया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वस्तु। और एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है किसी के काम का असर दूसरे पर पड़ना। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक ही कंपनी सब कंट्रोल करती है, उसी को हम बोलते हैं मोनोपोली। और इनइक्वालिटी का मतलब है कि अमीर गरीब का अंतर और समानताएं आना। तो अगर एक कंपनी इंटरनेट दे रही है तो वो क्या करेगी कि मनमानी कीमत भी ले सकती है आपसे। तो इसका यही एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण के लिए जब कोई फैक्ट्री उत्पादन करते समय प्रदूषण फैलाती है तो नुकसान समाज का होता है, लेकिन फैक्ट्री वाला उसका खर्च नहीं देता है। तो इससे क्या हुआ कि नुकसान समाज का हुआ लेकिन फैक्ट्री खर्च नहीं देती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतना ही आंसर लिखना था। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे कि हिंदी वाला ही पूरा लिखेंगे और इंग्लिश वाला बच्चे क्या करेंगे कि इंग्लिश वाला रीड करेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मत लिख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी वाले बच्चे सिर्फ हिंदी में ही लिखेंगे। बाजार तंत्र और राज्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसको आपको क्या करना है, बताना है। इसको आपको रीड करना है। एक मिनट, हाँ। तो इसका कहने का मतलब है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि या तो बाजार अच्छा है या फिर सरकार क्या है, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि या तो बाजार अच्छा है या फिर सरकार अच्छा है। तो दोनों क्या है कि दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कुछ लोग का कहना है कि सरकार हटाओ, सब कुछ बाजार पर छोड़ दो, और कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ सरकार ही संभाले। तो इस तरीके का होता है कि दोनों एक साथ काम नहीं कर पाती, बाजार और सरकार दोनों एक साथ काम नहीं कर पाती है। तो असल में बाजार और सरकार एक दूसरों की मदद करते हैं, न कि लड़ते हैं आपस में। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से बाजार और सरकार भी होता है। बाजार यह तय करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ बेचना है, और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। तो जहाँ बाजार सही काम नहीं करता वहाँ सरकार आकर के सुधार करती है। तो जब बाजार गलत काम करता है या लोगों को नुकसान होता है तब सरकार की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें बाजार ठीक से नहीं दे सकता है लेकिन सरकार दे पाती है। अगर किसी के काम से दूसरों का नुकसान होता है तो सरकार उसे क्या करती है, रोकती है। तो फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल के लिए कि फैक्ट्री ज़्यादा धुआं छोड़ती है तो सरकार क्या करती है कि नियम बना करके उसे कम करने को कहती है कि ज़्यादा धुआं आप अपनी फैक्ट्री से नहीं निकाल सकते हैं। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक कंपनी पूरी बाजार पर कब्जा न कर ले। सरकार अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करने के लिए कोशिश भी करती है, जैसे कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना, गरीबों को सब्सिडी देना और फ्री राशन देना, छात्रवृत्ति देना। तो अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए बाजार और सरकार दोनों का साथ होना जरूरी होता है। तो बाजार अगर तेजी होगा या फिर ज़्यादा फायदा प्रॉफिट कमाएगा अगर बाजार, तो सरकार क्या करेगी, न्याय करेगी और सबका भला भी करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि कंपनियां उत्पादन बढ़ाती है, सरकार क्या करती है, सरकार गरीबों की मदद करती है इससे। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका व कार्य पर एक लेख लिखना है आपको। तो ये तो आपको भी पता होगा, फिर भी हम आपको समझाते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे लिख देना है ये चीज़ देख करके, बाकी इसका मतलब आप सुनिए। तो आर्थिक विकास का मतलब है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, जैसे कि आय को कैसे बढ़ाना है या फिर रोजगार कैसे बढ़ाना है या फिर लोगों का जीवन कैसे बेहतर करना है, इसी को हम कहते हैं आर्थिक विकास करना। तो अगर लोगों की कमाई बढ़ेगी तो अच्छे स्कूल या अस्पताल मिल पाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी, इससे क्या होगा कि देश विकसित माना जाएगा। तो देश के विकास में सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो जो देश अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, जैसे कि भारत, फॉर एग्जांपल के लिए भारत की पूरी तरह से भारत क्या है, विकसित देश नहीं है, तो वहाँ सरकार लोगों और उद्योगों को सही दिशा देती है। तो सरकार यह ध्यान रखती है कि देश के संसाधन यानी जमीन, पानी, पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो।
तो सरकार अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम करने की कोशिश भी करती है और गरीबों को मुफ्त राशन, छात्रवृत्ति या स्वास्थ्य योजनाएं भी देती है। तो सरकार सबसे पहले जरूरी सुविधाएं बनाती है। जब ये सुविधाएं मिलती है तब कंपनियां आसानी से काम कर पाती है। तो कौन सी सुविधा सरकार देती है? तो सरकार देती है, क्या करती है, सड़क बनाती है, बिजली देती है, पानी देती है, रेल की व्यवस्था देती है या बस का सेवा देती है। तो इन सभी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी आसानी से काम कर पाती है। तो सरकार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी बनाती है। तो शिक्षित और स्वस्थ लोग ही देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसे मानव पूंजी कहा जाता है। तो सरकार कंपनियों को बढ़ावा देती है और नौकरी पैदा भी करती है। तो सरकार गरीबों की मदद के लिए योजनाएं भी चलाती है, जैसे कि मनरेगा या फिर मुफ्त राशन योजना। तो सरकार टैक्स लेती है और उस पैसे को जनता के काम के लिए खर्च करती है। तो टैक्स से सरकार क्या करती है? सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है या फिर अस्पताल बनाती है। और साथ ही सरकार कोशिश करती है कि महंगाई ज़्यादा न बढ़े, बेरोजगारी कम हो। तो सरकार 3 काम करती है, जो कि आपको याद रखना है कि सरकार क्या करती है कि मार्गदर्शक का काम करती है, नियंत्रक का काम करती है और संरक्षक का भी काम करती है, यानी गाइड करती है, कंट्रोलर का भी काम करती है और प्रोटेक्टर का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार देश को सही दिशा देती है, गलत काम रोकती है और जनता की भलाई भी करती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, डिस्कस फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन ए प्लान्ड इकोनॉमी, टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एक्सेप्टेबल। तो प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में आपको जानना है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार पहले से योजना बनाती है और उसी के अनुसार पूरे देश की आर्थिक गतिविधियाँ चलाती है। तो सरकार खुद निर्णय भी लेती है कि क्या बनाना है, किसे देना है और कैसे कितना पैसा लगाना है इसमें। तो सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान देती है। तो सरकार का लक्ष्य होता है कि संसाधनों का सही उपयोग हो और सब लोगों को फायदा मिले। सरकार यह तय करती है कि कौन सा संसाधन कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, यानी किस क्षेत्र में पानी का उपयोग होगा, बिजली का या पैसा का ज़्यादा देना है। तो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा देना है, कौन से में कम देना है, ये भी सरकार ध्यान रखती है। तो सरकार फैक्ट्री को बढ़ावा देती है, सरकार लोगों के लिए नौकरी का अवसर भी पैदा करती है और सरकार कोशिश करती है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर कम हो। सरकार अलग अलग योजनाएं बनाकर देश को आगे बढ़ाती है। सरकार उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देती है जो पीछे रह गए हैं। तो सरकार क्या करती है कि सरकार का दखल जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए दखल। थोड़ा नियंत्रण ठीक है, लेकिन हर चीज़ पर कंट्रोल करना सही नहीं होता है। तो अगर सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी तो निजी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो ज़्यादा सरकारी दखल से काम धीमा और कम प्रभावी हो सकता है। तो अगर सरकार बिल्कुल दखल न दे तो अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और भी गरीब हो जाएगा। यानी कंपनियां क्या करेगी कि मनमानी कीमत ले सकती है और गरीब को जरूरी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि बीच का रास्ता अपनाना है, न ज़्यादा कंट्रोल करना है और न ज़्यादा पूरी आज़ादी भी देना है। तो जब सरकार और बाजार दोनों साथ मिलकर के काम करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में क्या है कि कुछ काम सरकार करती है तो कुछ काम निजी कंपनियां करती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में जितना भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि मार्केट फेलियर क्या होता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ाए थे कि मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से देख लेना है और लिख लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिटियन अनुकूलता से क्या तात्पर्य है। तो पेरिटियन ऑप्टिमम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि पेरिटिनियन ऑप्टिमियम एक विचार है। तो पेरिटिनो अनुकूलतम एक विचार है जो अर्थशास्त्री विल्फ्रेडी पेरिटो ने दिया था। तो ये विल्फ्रेडी पेरिटो के द्वारा ये दिया गया था।
तो यह ऐसी स्थिति होती है जहां चीज़ों को इस तरह बांटा गया हो कि वह सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो। इसका कहने का मतलब है कि अब अगर हम किसी एक व्यक्ति को और अच्छा बनाना चाहें तो किसी दूसरे का नुकसान होना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि दो लोग हैं, जिसका नाम है, एक का मान लीजिए कि एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो अगर ए को ज़्यादा फायदा देना है तो बी से कुछ लेना पड़ेगा, तो बिना बी के नुकसान पहुंचाए ए को ज़्यादा फायदा नहीं दे सकते हैं। तो इस स्थिति में संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग हो चुका है, अब और सुधार संभव नहीं होता है। अब अगर आप कुछ बदलना चाहोगे तो किसी को नुकसान जरूरी होगा, तो किसी का नुकसान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। अगर ए को फायदा देना है तो इसका नुकसान होना तय है कि इसका नुकसान होगा ही। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको बराबर मिले, यह सिर्फ यह बताता है कि किसी संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो पेरेटो क्या है कि पेरेटो अनुकूलता वह स्थिति है जहां बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किसी को फायदा नहीं दिया जा सकता है। तो यह दक्षता को दिखाता है और समानता को नहीं दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एफिशिएंसी तो होता है लेकिन इक्विटी को नहीं दिखाता है। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है इसमें आंसर। आगे लिखा गया है आर मार्केट एंड स्टेट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इसका आंसर है यस। तो यहाँ जो भी लिखा गया है आपको ये रीड कर लेना है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि बाजार और सरकार एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाले ही होते हैं। दोनों क्या है, साइकिल के दो पहिए की तरह है। तो बाजार चीज़ों का सही और तेज इस्तेमाल करता है, बाजार नए नए इनोवेशन और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाता है, जबकि बाजार ठीक से काम नहीं करता। जहाँ पे बाजार ठीक से काम नहीं करता वहाँ पे सरकार क्या करती है कि सुधार करती है। तो सरकार ऐसी चीज़ें देती है जो सबके लिए होता है, यानी सरकार क्या करती है, सड़क की सुविधा देती है, स्कूल की सुविधा, अस्पताल की सुविधा देती है जो कि सबके लिए उपयोगी होता है। अगर किसी के काम से दूसरे को नुकसान होता है तो सरकार उसे रोकती भी है। सरकार अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करने की कोशिश करती है। जब बाजार और सरकार दोनों साथ काम करते हैं तब अर्थव्यवस्था संतुलित और सबको शामिल करने वाली बन जाती है। तो बाजार क्या करता है, विकास करता है, तेजी से करता है। सरकार क्या करता है कि सबके भले के लिए काम करता है और न्याय देती है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो समय के साथ सरकार की भूमिका में वृद्धि हुई है, विशेषकर आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। तो इसका मुख्य कारण बाजार की सीमाएं और समाज की बढ़ती आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य कारण भी बताया गया है। तो बाजार असफलताएं, सामाजिक न्याय की आवश्यकताएं, आर्थिक असमानता, आर्थिक नियोजन, बुनियादी ढांचे का विकास, तो ये सब चीज़ जो भी लिखा गया है यहाँ पे ये आपको रीड कर लेना। तो ये सब कारण है इसका। अगला क्वेश्चन है राइट द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिमिट आपको पता ही होगा कि सरकार को ज़्यादा हस्तक्षेप हर चीज़ में नहीं करना चाहिए, और सरकार का क्या कार्य है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। यहाँ पे लिखा गया है सरकार का मुख्य कारण यहाँ पे दिया गया है, आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम होता है, सुरक्षा देना, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना ही सरकार का काम होता है। तो तीनों चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था वो शॉर्ट में, लॉन्ग में जितना भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है तीनों चैप्टर से, यानी आपका यूनिट 1 आज पूरा कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे यूनिट 2, मेजर पेपर 9 का यूनिट 2 अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो बाकी जो आपका मेजर पेपर 8 का जो क्लास चल रहा था उसमें भी मेजर पेपर 8 में भी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। मेजर पेपर 8 का और मेजर पेपर 9 का दोनों क्लास चलेगा। हम जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेजर पेपर 8 का भी क्लास चलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है।